हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपका बेस सर। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। इसके पिछले वीडियो लेक्चर में बेटा हम लोग 4.1 तक के सारे प्रश्नों का हल क्या कर चुके हैं, ज्ञान कर चुके हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण में पहला आपका एक्सरसाइज जो 4.1 है वो विगत पिछले 2 लेक्चरों में क्या हो गया, संपूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए, अगर कोई नया बच्चा आया है तो एक बार क्या करिए, आप जाके पीछे के जो लेक्चर है उनको ध्यान से देख लीजिए। अगर नहीं भी देखें तो भी यहाँ से आपको समझ में आएगा, बहुत मजा आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलें आरंभ करते हैं और देखते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किसी दिए गए द्विघात समीकरण का मूल कैसे ज्ञात किया जाए। ठीक है, तो टॉपिक हमारा द्विघात समीकरणों के मूल। कैसे बताओगे कि मूल किसी द्विघात समीकरण का कैसे ज्ञात किया जाए। अब इस चीज के लिए या इसके डिफिनेशन जो है उसके डिफिनेशन को समझने के लिए हम एक क्या करते हैं, उदाहरण से पहले समझने का प्रयास करते हैं। अगर आपको उदाहरण समझ में आ गया तो आपको इसका डिफिनेशन 101% है कि क्या होगा, समझ में आएगा। तो चलिए आरंभ करते हैं और लेते हैं एक उदाहरण। एक मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल हमने ले लिया, और एग्जाम्पल है आपका कि 2x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दिया गया 2x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब किसी द्विघात समीकरण का मूल होता क्या है, तो किसी भी द्विघात समीकरण का मूल x का वह मान, ध्यान समझिएगा, x का वह मान जो दिए गए समीकरण में रखने से अगर यह समीकरण को संतुष्ट करता है, संतुष्ट का मतलब जितना लेफ्ट हैंड साइड का मान है उतना ही क्या हो जाए, राइट हैंड साइड का हो जाए। फिर सुनिए, मैंने कहा x का वह मान जो दिए गए समीकरण में रखने से अगर समीकरण को संतुष्ट करता है तो वही x का मान इस दिए गए समीकरण का क्या कहलाएगा, मूल कहलाएगा। फिर सुन लो क्या कह रहा हूं, किसी भी द्विघात समीकरण का मूल क्या होता है, तो किसी भी द्विघात समीकरण का मूल अगर द्विघात समीकरण x के रूप में है तो x, y के रूप में है तो y, z के रूप में है तो z, मतलब जिस चर के रूप में है, तो कहते हैं कि दिए गए द्विघात समीकरण जो जिस चर के रूप में है उस चर का वह मान जो उस द्विघात समीकरण में रखने से यदि पूरे द्विघात समीकरण का मान आपस में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के क्या आ जाए, बराबर, या वह आपका चर का मान अगर दिए गए द्विघात समीकरण को संतुष्ट करता है तो वही चर का मान हमारा क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण का मूल कहलाएगा। और जो द्विघात समीकरण का मूल होते हैं वही उसके क्या होते हैं, हल भी होते हैं। तो फिर समझते हैं क्या मतलब है इसका। जैसे यहाँ पे देखें कि 2x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसके मूल कैसे ज्ञात करें, तो इसके मूल के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ वैल्यू रखते हैं। जैसे हमने कहा यदि यदि हमने x का मान 1 ले लिया, यदि x बराबर 1 हो तो, यदि x बराबर क्या हो, 1 हो तो इस द्विघात का लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, 2x², तो 2x² माइनस 3x प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, x बराबर 1 रखेंगे, तो x बराबर 1 रखने पर रखोगे तो क्या आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 2 1 का स्क्वायर माइनस 3 1 प्लस 1। अब इसे सॉल्व करिए तो 2 1 का बराबर हो गया तो 1 आ जाएगा, 3 1 जा 3 प्लस 1, यहाँ आ गया आपका 2 माइनस 3 प्लस 1, 2 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा 3, ये हो गया 3 माइनस 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। और 0 आया तो 0 हमारा कौन सा पक्ष है, राइट हैंड साइड। ठीक है जी, तो देखिए हमने एक x का ऐसा मान रखा जिस मान को रखने से इन दिए गए द्विघात समीकरण के दोनों पक्ष आपस में क्या हो गए, बराबर। तो अगर x का वह मान जिसके वजह से ये दोनों पक्ष आपस में क्या होते हैं, बराबर, तो कहते हैं कि x के इस मान के लिए यह द्विघात समीकरण क्या हो रहा है, संतुष्ट हो रहा है। और अगर इसके x के मान से यह संतुष्ट हो रहा है तो x का यही मान इस दिए गए द्विघात समीकरण का एक क्या कहलाएगा, शून्यक कहलाएगा। क्लियर है, इसका मतलब 1 या x बराबर 1 इस दिए गए द्विघात समीकरण का एक क्या है, शून्यक है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे अर्थात अर्थात x बराबर 1 द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण 2x² माइनस 3x प्लस 1 का एक शून्यक है, एक क्या है, शून्य। अब आगे, अब बात आती है कि किसी द्विघात समीकरण के कितने शून्यक हो सकते हैं भाई।
तो सबसे पहले थोड़ा ध्यान से यहाँ देखो ये चीज, इसको देखोगे तो यह एक प्रकार का क्या है, द्विघात बहुपद। क्या है भाई ये, द्विघात बहुपद। तो अगर यह द्विघात बहुपद है तो द्विघात बहुपद का शून्य कितने होते हैं, आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा होगा। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 2। कितनी होती है, 2। अधिकतम कितना होता है, 2 होता है। अगर 2 हुआ तो जाहिर सी बात है कि एक द्विघात समीकरण का हल भी कितने होंगे, अधिकतम कितने होंगे, 2 होंगे। हम कह सकते हैं कि द्विघात समीकरण समीकरण के शून्यकों की संख्या अधिकतम कितनी होती है भाई, 2। ठीक है जी। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि किसी द्विघात समीकरण का अधिकतम शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 2। अब देखिए जो x का मान 1 आया है, यह x का मान इस पूरे समीकरण को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। उसी प्रकार से एक और x का मान आएगा जो इस पूरे समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा, जिसके वजह से इस द्विघात के कितने शून्य हो जाएगा, 2 शून्य हो जाएगा। अब जिसके वजह से यह आपका समीकरण संतुष्ट हो रहा है, यह शून्य के साथ साथ इसका क्या कहलाता है, हल भी कहलाता है। क्लियर है, समझ में आ रही बात। अब बात है यहाँ पे, तो क्या सर ऐसे हमारे पास जितने भी उदाहरण आएंगे या जितने भी द्विघात से संबंधित या द्विघात समीकरण से संबंधित प्रश्न आएंगे, सबके लिए हम अपने पास से मान रखते रहेंगे क्या, नहीं, ये नहीं करेंगे। तो फिर क्या करेंगे, तो फिर हम उनका गुणनखंड करेंगे। तो आगे हम समझेंगे कि द्विघात समीकरणों का मूल कैसे गुणनखंड विधि के द्वारा कैसे ज्ञात किया जाता है। क्लियर है, हम इसी को अभी आपको समझाएंगे। उसके पहले आप यहाँ पे समझने का प्रयास करिए कि अगर x का मान इसको संतुष्ट करता है तो आपने कहा कि सर यह इसका एक मूल होगा, साथ में इसका क्या होगा, शून्य भी होगा। साथ में आपने यह भी कहा कि भैया यह इसके हल भी होंगे, तीनों बात आपने कहा। लेकिन यहाँ पे एक बात सोचिए कि डिफिनेशन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक वास्तविक संख्या अल्फा, अल्फा का मतलब क्या है, एक वास्तविक संख्या, कोई भी न्यूमेरिक मान हो सकता है वास्तविक संख्या में। द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0, जहां a नॉट इक्वल टू 0 द्विघात के लिए पहले से ही परिभाषित है कि a का मान 0 के बराबर नहीं होगा, का एक मूल कहलाती है। अल्फा ही इसका मूल कहलाएगी कब, जब इस पूरे समीकरण में x का स्थान पर अल्फा रखा जाए तो a² + b α + c का मान किसके बराबर प्राप्त हो जाए, 0 के बराबर प्राप्त हो जाए। अगर अल्फा रखने से इसका मान 0 के बराबर प्राप्त होता है तो यही अल्फा, जो हमारा अल्फा है, वह अल्फा इस द्विघात समीकरण का क्या कहलाएगा, मूल कहलाएगा। और अल्फा किसके स्थान पर आपने रखा है, x का स्थान पे, तो और साथ ही साथ x बराबर अल्फा द्विघात समीकरण का एक क्या कहलाएगा, हल भी कहलाएगा। क्लियर है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। तो अगर ये बात समझ में आ गई हो तो फटाफट क्या करिए, लाइक कर दीजिए और साथ में इस वीडियो के लिंक अपने दोस्तों में क्या करें, शेयर करें, जिससे वो भी क्या करें, अच्छी से अपनी पढ़ाई कर सके। तो ये तो बात हो गई द्विघात समीकरण का मूल से संबंधित। अब थोड़ा हम बात करते हैं इसका हल कैसे ज्ञात करें, किसी द्विघात समीकरण का हल या द्विघात समीकरण का मूल कैसे ज्ञात करें। तो हम गुणनखंड विधि के माध्यम से किसी दिए गए द्विघात समीकरण का मूल क्या करते हैं, ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं क्या भाई, तो हम लोग बात कर रहे हैं गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण के मूल या हल ज्ञात कर। कैसे करेंगे सर, यहां समझते हैं। सेम एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल हमारा क्या भाई, 2x² - 3x + 1 = 0। ये हमारा गुणनखंड विधि का प्रयोग करना है। तो गुणनखंड विधि में आपने पढ़ा होगा कि ये है ax² + bx + c। तो c हमारा क्या होता है, अचर पद। अचर पद का गुणा x² के गुणांक के साथ, 1 का गुणा 2 के साथ करो, कितना आ जाएगा, 2 आपने पढ़ा है। अब इस 2 का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो 2 का फैक्टर होता है 1 × 2। ठीक है जी। अब इन गुणनखंडों को आपस में या तो जोड़ो या तो क्या करो, घटाओ, दोनों में से कोई एक काम करो आप, या तो आप इसे जोड़िए या तो घटाइए। जब जोड़ेंगे या घटाएंगे तो हमारा किसका गुणांक करना चाहिए, x का गुणांक करना चाहिए। इस कंडीशन में 1 में 2 को जोड़ोगे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो कैसे लिखोगे इसको, देखो इसको हम लिखेंगे 2x² - 2 + 1 x + 1 = 0। अब इसका विस्तार करिए, यहाँ से आ जाएगा 2x² - 2x - 1 का x में मल्टीप्लाई करोगे x
प्लस 1 इक्वल टू 0। अब दो दो का जोड़ा बना लो, पेयर बनाओगे तो क्या होगा भाई, इसमें क्या कॉमन है, 2x कॉमन है, तो यहाँ क्या बचा x माइनस वन, और इसमें कुछ नहीं कॉमन है तो माइनस वन कॉमन है, तो यहाँ भी क्या बचेगा x माइनस वन। ठीक है जी। अब दोनों में x माइनस वन है तो x माइनस वन आप कॉमन ले लीजिए, और दूसरा क्या होगा 2x माइनस वन इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब सोचो कि अगर ये दो गुणनखंड आ गए इसमें, अब दो गुणनखंडों का गुणनफल अगर शून्य है तो या तो पहला आपका 0 के बराबर होगा, या तो दूसरा 0 के बराबर होगा, या तो दोनों को दोनों क्या होंगे 0 के बराबर होंगे, तभी तो आखिर शून्य आया होगा। ठीक है जी। तो अब हम यहाँ लिखेंगे मूलों के लिए, मूलों के लिए, और एक बार x माइनस वन को हम 0 के बराबर लेते हैं, या 2x माइनस वन किसके बराबर लेते हैं 0 के बराबर लेते हैं। ठीक है जी। अब देखो x का मान यहाँ से निकालो, तो x का मान निकालोगे तो क्या आ जाएगा 1 आएगा, और यहाँ से x का मान निकालो तो 2x इक्वल टू 1, तो x बराबर कितना आ गया 1/2। तो यहाँ पे हमारे पास दो मान आ गए, कौन कौन सा भाई, एक x का मान आ गया 1, और एक x का मान कितना आ गया 1/2। अब जो 1 और 1/2 है, एक्चुअल में यही इस द्विघात समीकरण का क्या कहलाएंगे, मूल कहलाएंगे, या तो हल कहलाएंगे। आप चाहें तो आराम से इन दोनों को इसमें रख के चेक भी कर सकते हैं, चलिए अभी चेक करके भी दिखा देता हूँ आपको। फिलहाल आप यहाँ लिखें, अतः क्या लिखेंगे आप, अतः 1 व 1/2, या तो ऐसे लिखो, या लिखो x बराबर 1 या x बराबर 1/2 दिए गए द्विघात समीकरण के मूल हैं, मूल हैं। ठीक है, क्यों मूल हो गए, क्योंकि इसी मान के कारण, इसी x बराबर 1 या x बराबर 1/2 के कारण इस द्विघात समीकरण के लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या होगा, बराबर प्राप्त होगा। क्या सच में होगा, तो इसके लिए चलिए एक चेक करते हैं। एक बराबर x बराबर 1 ले रहे हैं, आई x बराबर 1 इसमें रख रहे हैं, तो क्या आएगा बेटा देखिएगा, 1 जब आप रखोगे तो हमने क्या लिया x का मान 1, 1 रखोगे तो हो जाएगा 2 1 का स्क्वायर माइनस 3 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। सॉल्व करो, ये हो जाएगा 2 इंटू 1, ये माइनस 3 प्लस 1 इक्वल टू 0, ये हो गया 2 माइनस 3 प्लस 1 इक्वल टू 0, 2 में 1 जुड़ेगा कितना हो जाएगा 3 माइनस 3 इक्वल टू 0, इधर का पक्ष कितना आ गया 0, और उधर का पक्ष पहले से कितना है 0। इसका मतलब x बराबर 1 इस समीकरण को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। दूसरा, x का मान अगर 1/2 ले लिया जाए तो कितना आएगा देखिए, तो 2 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 3 1/2 प्लस 1 इक्वल टू 0, यहाँ कितना आ जाएगा 2 इंटू 1/4, ये हो गया माइनस 3/2 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखो, यहाँ 2 एकम 2, 2 दूना 4, सबका एलसीएम 2 होगा, तो 2 होगा तो यहाँ हो गया 1, यहाँ हो गया माइनस 3, और यहाँ कितना हो गया आपका 2 एकम 2 तो प्लस 2 बराबर 0। 2 1 3, 3 में से 3 जाए कितना हो जाएगा 0/2 बराबर 0, तो 0 में 2 से भाग कितना आएगा 0 बराबर। ठीक है जी, यह भी इसको संतुष्ट कर रहा है, इसलिए x बराबर 1 और x बराबर 1/2 इस दिए गए द्विघात समीकरण का क्या कहलाएंगे, मूल कहलाएंगे। मूल तो कहलाएंगे साथ में क्या कहलाएंगे, हल भी कहलाएंगे। क्लियर है, स्पष्ट है बात। तो चलिए, आपको ये वीडियो कैसा लगा कम से कम एक लाइक करके जरूर बता दीजिए। और इतना समझने के बाद अब हम क्या करते हैं, आरंभ करते हैं हमारा 4.2 का पहला उदाहरण। समझते हैं कि यह उदाहरण क्या कह रहा है, तो नोट कर लेंगे। तो द्विघात समीकरण के मूलों को समझने के बाद अब हम क्या करते हैं, यहाँ आपका लेते हैं उदाहरण नंबर आपका 3 और उदाहरण नंबर 4, दोनों एक जैसे प्रश्न है, और इसका अगला जो उदाहरण आएगा वो भी बिल्कुल हुबहू इसी पे। ठीक है जी, तो कुल इसमें 4 उदाहरण है, चारों उदाहरणों का समझने का क्या करेंगे, प्रयास करें। क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है गुणनखंडन द्वारा समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 के मूल्य क्या करिए, ज्ञात करिए। मतलब गुणनखंड विधि से आपको क्या करना है, ज्ञात करना। बड़ा प्यारा है, बड़ा आसान है, कैसे करोगे भाई, आइए इसका हल। हल कैसे करोगे, क्या दिया है आपका, एक द्विघात समीकरण दिया है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये हमारा दे बैठा है। ठीक है जी, इसी का हमें क्या करना है, हल ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेगा, अचर पद का गुणा किसमें करेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणा, मतलब 3 दूना कितना होता है 6। अब 6 का हमें ऐसे गुणनखंड करना है कि जिसको गुणा करने या जोड़ने या घटाने से हमारा x का गुणांक आए। तो आप जानते हैं कि 2 गुणे क्या होता है 3, 2 का 3 में जोड़ोगे क्या आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा, तो x का गुणा कितना है 5 है। अब इसे सॉल्व करिए,
यह आ गया 2x²। अब 5 को लिख सकते हैं आप 2 + 3 x + 3 = 0 लिख सकते हैं ना। अब लिख सकते हैं तो यहाँ देखिए इसको विस्तार करिए। ये हो गया 2x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3 = 0। कितना गया? अब दो का जोड़ा बना लीजिए तो यार बनाएंगे। इसमें क्या कॉमन है? 2x कॉमन है, 2x कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा? x माइनस यहाँ बचेगा 1। और इसमें क्या कॉमन है? -3 कॉमन है, यहाँ x प्लस में से माइनस जाएगा माइनस, और 3 तो बाहर निकला तो यहाँ पे क्या बच गया? 1 बच गया = 0। इतना गया। अब यहाँ देखो दोनों में क्या कॉमन है आपको, यहाँ भी x - 1 है, यहाँ भी x - 1। तो पहला तो हो गया x - 1 और दूसरा क्या हो गया? 2x - 3 = 0। अब किसी द्विघात समीकरण के जो दो गुणनखंड आए हैं उनका गुणनफल अगर शून्य है, इसका मतलब है या तो x - 1 शून्य है या तो 2x - 3 शून्य है, दोनों में से कोई एक शून्य है या दोनों के दोनों शून्य है। बात समझ में आया? तभी तो इनका गुणनफल क्या आएगा? 0 आएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे मूलों के लिए, मूल्य तो निकाल रहा है, तो मूलों के लिए, और एक बार आप x - 1 को 0 के बराबर ले लो, या दूसरा क्या ले लो 2x - 3 किसके बराबर ले लो? 0। अब यहाँ से x का मान निकालिए, यहाँ से x का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और यहाँ से x का मान निकालने जाओगे तो ये हो जाएगा 2x - 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3। तो x का मान कितना आ गया? 3/2। क्लियर है? तो यहाँ आप देखें ध्यान से, एक x का मान आ गया 1 और एक x का मान कितना आ गया? 3/2। अब ये जो दोनों मान आए हैं यही मान इस दिए गए समीकरण के क्या कहलाएंगे? मूल कहलाएंगे। तो आप कहेंगे अर्थात 1 व 3/2, 1 व 3/2 या x बराबर 1 व x बराबर 3/2। ये लिखने का तरीका दोनों में से कोई लिखिए। दिए गए द्विघात समीकरण, क्या दिया गया द्विघात समीकरण भाई? दिए गए द्विघात समीकरण 2x² माइनस 5x + 3 = 0 के मूल हैं या मूल होंगे। ठीक है, यही इसके मूल है। क्या सच में इसके मूल है? तो चाहो तो जांच कर सकते हो, जांच करो थोड़ा। जांच की वैसे जरूरत है नहीं अगर आपने सही लगाया होगा, लेकिन जांच करने से आप क्लियर हो जाएंगे कि सच में है कि नहीं। अगर x का मान 1 इसमें रखें तो क्या आएगा? 2 × 1 का वर्ग माइनस 5 × 1 + 3 बराबर 0। अब 1 का वर्ग होगा 1 और 2 का गुणा करके 2 माइनस 5 से कम 5 + 3 बराबर 0। अब देखो 3 और 2 जुड़ेंगे ना, प्लस है तो 5 में से 5 को घटाओ, 5 में से 5 का कितना हो गया? 0 बराबर 0। ठीक तो है जी, पहला तो सही है, पहला इसको संतुष्ट कर रहा है। क्या दूसरा कर रहा है? दूसरा में x, ये रफली काम है, मन कर तो कीजिएगा, नहीं मन कर मत करिए, करेंगे तो आप संतुष्ट रहेंगे। दूसरा में ले रहा है x बराबर 3/2, तो 2 3/2 का वर्ग माइनस 5 3/2 + 3 = 0। अब यहाँ देखिए सॉल्व करें तो 2 × 9/4 माइनस 5 3 15/2 + 3 बराबर 0। यहाँ 2 कम 2 2 दूना 4, सबका एलसीएम क्या होगा? 2 नीचे 2 आ जाएगा, यहाँ होगा 9, यहाँ होगा 15 और यहाँ 3 दूना क्या होगा? 6 बराबर 0 प्लस 6, 9 6 क्या होगा? 15। तो 15 माइनस 15/2 बराबर 0, यहाँ से निकल के आ गया 0 बराबर। ठीक है जी, तो यह भी संतुष्ट कर रहा है। इसका मतलब है कि 1 और 3/2 या x बराबर 1 और x बराबर 3/2 इसे दिए गए द्विघात समीकरण के क्या कहलाएंगे? मूल कहलाएंगे। क्लियर है? तो इस तरीके से आप मूल ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हुआ आपका तीसरा। अब ऐसे ही हमारा उदाहरण नंबर क्या है? 4। तो इसका हल ज्ञात करते हैं भाई। यह क्या कह रहा है? देखो कह रहा है द्विघात समीकरण 6x² - x - 2 = 0 का मूल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो आप लिखो द्विघात समीकरण क्या दिया है? 6x² - x - 2 = 0। गुणनखंड करना है, 2 का गुणा 6 में किया जाएगा, 6 दूना कितना हो जाएगा? 12। अच्छा अर्थ है क्या होता है बेटा? 12 होता है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 6x² - 4 - 3x - 2 = 0। अब यहाँ से सॉल्व करिए 6x², और यहाँ पे 1 ही चाहिए ना, तो 4 में से 3 को हटाना पड़ेगा, -4x और माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा? +3x - 2 = 0। दो का जोड़ा बना लीजिए। जोड़ा बनाएंगे तो यहाँ क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? तो यहाँ आपको 2x कॉमन दिखाई देगा, यहाँ बचेगा 3x और यहाँ केवल क्या बचेगा? 2।
और यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं, तो +1 कॉमन है, ये हो गया 3x - 2 = 0। अब दोनों में देखिए 3x - 2 कॉमन है, तो 3x - 2 को बाहर निकाल लीजिए, बचेगा क्या, 2x + 1 = 0। अब वही कहानी मूलों के लिए, तो मूलों के लिए जब करने जाओगे तो या तो 3x - 2 0 के बराबर होगा, या 2x + 1 0 के बराबर होगा, ठीक है, या दोनों 0 के बराबर होंगे। तो हमने यहाँ पे मूलों के लिए लिख रहे हैं 3x - 2 = 0 या 2x + 1 = 0। अब यहाँ से x का मान निकालो दोनों जगह से, तो यहाँ से हो जाएगा 3x = 2, तो x का मान कितना हो गया, 2/3। और यहाँ से निकालोगे तो 2x = -1, तो x बराबर कितना होगा, -1/2। अब जो यहाँ x का मान हमें दो प्राप्त हुए, एक 2/3 और एक प्राप्त हुआ -1/2, एक्चुअल में यही इस द्विघात समीकरण के क्या कहलाएंगे, मोल कहलाएंगे। समझ में आया बाबू लोग, हुआ समझ में आया कि नहीं आया, बड़ा प्यारा है, सिंपल है। तो जितने भी यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं, क्लास ले रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं, क्या ये बात उनको समझ में आ रही है, बाबू समझ में आना चाहिए, नहीं समझ में आया ना तो काम क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो खास करके जो भी हमारे यूपी बिहार के बच्चे हैं वो बात जरूर समझिए, जान लेना अगर ना आई तो ठीक ना हुई, बताए थे। इसलिए अगर कोई समस्या हो तो कमेंट जरूर करिएगा, जरूर बताइए कि सर हमको ये बात समझ में नहीं आई, ठीक है। आप बताते हैं नहीं, हम लोग को पता चलता है नहीं, हम लोग बस केवल वीडियो बनाए जा रहे हैं, आपको पढ़ाए जा रहे हैं, कुछ समझ में आता नहीं हम लोग को। तो आपको कैसा लग रहा है, कितना समझ में आ रहा है, ये जरूर आप बताएं, ठीक है। तो ये हमारे निकल के आ गया मूल, तो क्या लिखोगे बाबू, तो आप लिखेंगे अर्थात 2/3 व -1/2 दिए गए द्विघात समीकरण, क्या द्विघात समीकरण दिया गया है भाई, तो वह है आपका 6x² - x - 2 = 0 के मूल होंगे, ये मूल क्लियर है, आगे बाबू समझ में। देखिए कितना आसान है ये, और कितनी प्यारी चीज है, एकदम सिंपल सा, और एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। एक तो गुणनखंड निकालने के लिए जरूर पूछा जाता है, जिसके माध्यम से आप क्या कर सके, मूलों को बता सके, ठीक है। चलिए थोड़ा समय लीजिए, नोट करिए, और फिर बढ़ते हैं उदाहरण नंबर 5 के। तो उदाहरण नंबर 3 और 4 करने के बाद अब बात आती है उदाहरण नंबर 5। बाबू बड़ा प्यारा है, देखो इतना बढ़िया है जिसका कोई हिसाब नहीं, एकदम सिंपल। कैसे, कह रहा है कि 3x² - 2√6x + 2 = 0 क्या ज्ञात करिए, मूल ज्ञात। अब इनके मूल कैसे ज्ञात करें भाई, क्योंकि यहाँ तो अब की बार बड़ा गड़बड़ दिया अंडर रूट में, बिल्कुल डरना नहीं है, डरियो मत एकदम। कैसे करेंगे देखिए, हल इसका निकालते हैं। हल निकालेंगे तो प्रश्न है हमारा 3x² - 2√6x + 2 = 0। नियम तो कहता है कि 2 का गुणा 3 में किया जाए कितना आएगा, 6 आएगा सर। 6 का गुणनखंड किया जाए तो क्या आएगा, एक तो 2 × 3 आएगा, और एक आएगा 1 × 6, 2 ही आएगा। अब इन दोनों गुणनखंडों में से कोई एक ऐसा गुणनखंड लिया जाए जिसको जोड़ने और घटाने से 2√6 है, तो बड़ा गड़बड़ है वो, इसमें तो कहीं रूट दिखाइए नहीं दे रहा है, फिर कैसे होगा। अब आगे बोलो, देखो कितना आसान है, समझो भाई। जब 2 3 को जोड़ने से अंडर रूट में नहीं मान आएगा, 1 6 को जोड़ने या घटाने से अंडर रूट में मान नहीं आएगा, इन्हीं का लागत है कि ये होशियार है, हम लोग बुर्बक है। तो चलिए करते हैं। अरे हम जानते हैं, अगर किसी, एक आपने 9 में पढ़ा होगा कि किसी भी संख्या का अगर वर्गमूल का वर्ग कर दें, अगर कोई संख्या रूट में है और उसका वर्ग कर दें, तो आप जानते हैं कि वर्ग से रूट क्या होता है, कैंसिल, और वही संख्या हमको क्या हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। ये बात आपको पता है। वर्ग का मतलब क्या होता है, अगर अंडर रूट ए का वर्ग है, इसका मतलब क्या होगा भाई, इसका मतलब हो गया अंडर रूट ए का गुणा कितनी बार हुआ है, 2 बार, अंडर रूट ए गुणे अंडर रूट ए। तो क्या अगर ऐसा हो सकता है तो 6 को हम √6 × √6 नहीं लिख सकते क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। देखो अब इनका होशियारी का है, खत्म, कुछ है ये नहीं है भाई। कैसे, तो 6 को हमने √6 × √6 लिख दिया, और √6 का √6 में मल्टीप्लाई होगा तो अंडर रूट 6 का क्या होगा, वो
होल भर। और देखिए अरे बरगवा रुटवा को काटा, और जैसे काटा तो का आया, छठवा आ गया छुआ। यही तो छो लाना था हमको। ठीक। कमाल की बात क्या हुआ, अगर इसी को दो रूप में लिखा तो यही इसका गुणनखंड कहलाएंगे। और रूट 6 को रूट 6 में जोड़ोगे तो कितना आएगा, 2√6 आएगा ना। लो आ गया 2√6। देखे, इसीलिए कहा था कि यही अपने आप को होशियार समझ। हम तो बुर्बक है, काहे के बुर्बक भैया, तुम बुर्बक हो, क्वेश्चन बेवकूफ वाला दे दिया। तो कैसे लगाओगे, देखो यहाँ लिखोगे 3x² माइनस 2√6 को क्या लिखोगे भैया, √6 प्लस √6। ठीक है जी। बाहर क्या लिखोगे, x + 2 = 0। ठीक। अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करेंगे, विस्तार करेंगे। 3x² माइनस √6x माइनस √6x + 2 = 0। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया। अब आ गया। अब इसमें देखिए, अब तो आपको इसमें कुछ कॉमन नहीं दिखाई दे रहा, एक्स के सिवाय छोड़ के कॉमन है। √6 को देखो ध्यान से, √6 को क्या 2 × 3 लिख सकते हो ऐसे अंडर रूट के अंदर, और अंदर लिखा जा सकता है तो √2 × √3 भी लिखा जा सकता है। ये बात आप समझ में आ रहा है। तो मैं देखिए एक क्वेश्चन ऐसा करा रहा हूँ, ऐसा करते नहीं है लेकिन मैं आपको करा रहा हूँ। 3x² को आप लिख सकते हैं, 3x² माइनस √6 को लिख सकते हैं √2 × √3x, और यहाँ भी लिख सकते हैं √2 × √3x अब +2। अब देखो 2 को क्या √2 × √2 लिख सकते हो, बिल्कुल लिखा जा सकता है। और 3 को भी तो लिखा जा सकता है √3 × √3। ये केवल पहला क्वेश्चन इस तरीके का आया है, इसलिए मैंने इसे विस्तार कर दिया। ठीक है। अब देखिए यहाँ भी √3 है बाबू, यहाँ भी √3 है, दो का जोड़ा जो बनाएंगे तो एक तो एक्सवा तो कॉमन आएगा ही आएगा, भाई √3 नाम की बहुरिया है, ये भी कॉमन आएगी ना। अगर आएगी तो निकालो, कहो बाबू बहुरिया बाहर आइए, √3 बाहर निकलेगा तो √3 और यह एक्स बचेगा का अंदर हो, तो अंदर बच गया एक √3, दूसरा क्या बच गया एक्स, यहाँ क्या बचा तो -√2। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब देखिए यही बात यहाँ पे भी, यहाँ पे क्या कॉमन होगा, तो पहली बात तो माइनस कॉमन होगा, एक्स कॉमन है नहीं, तो अब की बार बेटवा है √2, यहाँ भी एक बेटवा √2 है, निकालो बेटवा को बाहर। बहुत बदमाश हो गया है, बाहर निकालिए, क्या बचा √3x, प्लस में से माइनस निकलेगा क्या होगा माइनस, और यहाँ क्या बचेगा √2 = 0। क्लियर है। अब देखो, अब यहाँ पर √3x - √2 है, यहाँ √3x - √2 है, इनमें ये दोनों में दिखाई दे रहा है, इनको बाहर निकालो। बाहर निकालोगे तो यहाँ बचेगा √3x - √2, और यहाँ भी बच जाएगा √3x - √2 = 0। अब इन दोनों का गुणनफल 0 है, इसका मतलब है या तो यह शून्य के बराबर, या तो यह शून्य के बराबर, या दोनों शून्य के बराबर है, तो आप लिखोगे मूलों के लिए। इसके लिए मूलों के लिए, मूलों के लिए हम एक बार √3x - √2 को 0 के बराबर ले रहे हैं, या एक बार हम √3x - √2 इसके बराबर ले रहे हैं, 0 के बराबर ले रहे हैं। अब यहाँ से देखिए क्या आएगा भाई, यहाँ से आपका √3x बराबर √2, तो x बराबर कितना आएगा, x बराबर आएगा √2/√3। पहला तो हमारा यह आ गया x का मान, और यहाँ भी देखो √3x बराबर आ जाएगा √2, तो x का मान कितना आया √2/√3। अब तो देखते बचवा कहता है कि सर बड़ा गड़बड़, ये दोनों एक ही आ गया। अरे काहे का गड़बड़ भैया, x + 2 का अगर होल स्क्वायर करोगे तो x का जो मान आएगा वो दोनों एक ही जैसे तो आएंगे। तो इसी प्रकार से अगर सच में कहें इसको, तो यह आपका जो है वह आपका x - √2/√3 या √3x - √2 का क्या है होल स्क्वायर है, यह वाला। लेकिन चलिए उतना दूर नहीं पहुंचते, यहाँ से हमने x का मान निकाल लिया। अब बस एक भाषा में लिखो, अर्थात √2, √3 फिर √2, √2, दिए गए समीकरण, दिए गए द्विघात समीकरण क्या है द्विघात समीकरण, तो यह है हमारा 3x² - 2 √6x + 2 = 0 के मूल होंगे। समझ में आया बहादुरों, देखो कितना मजेदार है, ये चले थे बेवकूफ बनाना, खुद ही बेवकूफ बन गए।
देखिए कितना सिंपल है। ऐसे आप समझिए इस चीज को कि बड़ा सरल है। कभी भी रूट में आए बेटा तो कोशिश करिए कि हो सकता है कि यह जो हमारा इन दोनों का गुणनफल आ रहा है कहीं उसी का रूट का वर्ग तो नहीं है। अगर ऐसा है तो आप कर लीजिए, और करके सरलता से निकालिए, आपका मान यहाँ क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ मजा आया होगा इसमें उदाहरण 5 में। तो कैसा लगा उदाहरण 5? तो एक बार याद फटाफट कमेंट करके बताओ। पहली बार तो बहुरिया के बारे में सुना और भोजपुरी में बातें की, ठीक है। तो हमारे उत्तर प्रदेश के जो भी बच्चे हैं, जो भी उत्तर प्रदेश बिहार के बच्चे हैं जो भोजपुरी भाषा को समझ सकते हैं, वो एंजॉय उठाएं क्लास में, और साथ में क्या करिए, इसका अध्ययन करिए। साथ ही साथ बाहर के बच्चों के लिए भी हम लोग क्या करें, दोनों भाषाओं का कहीं ना कहीं मिश्रण बनाए हुए हैं कि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो आप इसे नोट करें। इसके बाद से बचता है इसका उदाहरण नंबर 6, जो प्रश्नावली 4.2 का सबसे लास्ट उदाहरण है। तो आज के वीडियो में हम लोग उदाहरण नंबर 6 तक रखेंगे, और अगला जो वीडियो लेक्चर आएगा भैया उसमें पूरा प्रश्नावली 4.2 एक बार क्या हुआ, स्वाहा, समाप्त हो जाएगा। क्लियर है? तो चलो नोट करो। तो उदाहरण 5 करने के बाद अब बारी आती है उदाहरण नंबर 6 की। अब बाबू बहुत प्यारा हो, इतना बढ़िया 1 नंबर का क्वेश्चन है। कैसे है थोड़ा देखो। कह रहा है उदाहरण नंबर 6, कह रहा है कि अनुच्छेद 4.1 में दिए गए प्रार्थना कक्ष की विमाएँ ज्ञात करनी है। आपके बुक में जो प्रश्नावली आपका 4 चल रहा है द्विघात समीकरण, उसमें जैसे द्विघात समीकरण का चैप्टर खोलिएगा उसके नीचे 4.1 दिया गया, और उसी 4.1 में एक प्रश्न पूछा गया। क्या हो, मान लीजिए कि एक धर्मार्थ ट्रस्ट 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का एक प्रार्थना कक्ष बनाना चाहता है। धर्मार्थ ट्रस्ट का मतलब क्या होता है, जो धर्म से संबंधित ट्रस्ट होते हैं। जैसे मान लो, जैसे ऐसे समझना, आप लोग के गांव में कोई ना कोई मंदिर होगा, अरे जहाँ पूजा करे जाते हो, बोलो भाई दोनों जना, भवानी भी और भवाना भी, दोनों जना पूजा करने जाते हो। तो वहां देखिएगा पंडित जी लोग होते हैं जो पूजा कराते हैं। तो पंडित जी रहते कहाँ है बाबू, भूइया ना हो, कहाँ रहते हैं, तो उनको रहने के लिए एक व्यवस्था बनाई जाती है। कौन बनाता है भाई, तो उस मंदिर का संचालन जो करता है, या तो आपके गांव के लोग मिलकर करते होंगे, या एक कमेटी बनी होगी, जो कमेटी उस मंदिर का पूरा क्या करती है, संचालन मतलब क्या हुआ, कपूर तो ना घट गई, हाँ क्या नाम है, अगरबत्ती तो ना घट गया, कोई में कोई आएगा, अरे पेंट नहीं हुआ भाई, पेंट कराना हो, तो कौन कराएगा, तो कोई तो होना चाहिए कराने वाला। तो जो कराने वाला होता है उसी को क्या कहते हैं, एक छोटा सा नाम देते हैं प्यारा सा, और कहते हैं धर्मार्थ ट्रस्ट, मतलब वह एक प्रकार की ट्रस्ट है। आपकी गांव की भाषा में, शहरी भाषा में ऐसा नहीं है। शहरी भाषा में तो ट्रस्ट कुछ और ही हो जाता है, मतलब और बड़ा हो जाता है लेवल। हम अपने गांव के भाषा में तो जहाँ रहेंगे वहीं के हिसाब से न समझेंगे साहेब। अब शहरों में क्या होता है, बड़े बड़े मंदिरियां होती हैं, उनके भी 8-10 लोग मिलकर एक ट्रस्ट बनाते हैं। उस ट्रस्ट में मतलब कोई आपका प्रबंधक हो जाएगा, कोई सहायक हो जाएगा, कोई कोष अधिकारी हो जाएगा, अलग अलग प्रकार के लोग उसमें होते हैं। उस ट्रस्ट में कुछ बाहर से भी पैसे आते हैं, अंदर से भी कुछ पैसे आते हैं। कुछ लोग जाके उसके नाम पे चंदे वसूलते हैं, सारे लाख वसूल के क्या करते हैं, उस ट्रस्ट को अंदर रखते हैं, और वह ट्रस्ट उस मंदिर का पूरा देख रेख करता है। वही काम हमारे गाँव देहातों में भी होता है। अब कह रहा है कि एक ट्रस्ट को 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का क्या बनाना है, प्रार्थना कक्ष बनाना। प्रार्थना कक्ष मतलब क्या हो भाई, जिसमें प्रेयर किया जा सके, भगवान की पूजा अर्चना की जा सके, जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 1 मीटर अधिक। आपको एक ऐसा प्रार्थना कक्ष बनाना है कि जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के क्या हो, 2 गुने से 1 अधिक हो। इसका मतलब है कि अगर लंबाई चौड़ाई आ रहा है तो प्रार्थना कक्ष कैसा होगा, आयताकार होगा। तो बाबू लॉ बना दिए, एगो आयत, और ये आयत के जैसा हमारा प्रार्थना कक्ष होगा। अच्छा आयताकार नहीं होगा तो लोगवा कहाँ खड़ा होगा, मंदिर के बाहर ना जी, मंदिरों में ना खड़ा होना है। तो जो ये हमारा आयताकार कक्ष है वो आयताकार रहेगा, तभी तो अधिक से अधिक मात्रा में लोग क्या हो पाएंगे, खड़ा हो पाएंगे। अब कह रहा है कि इसकी लंबाई, तो मान लिया कि इसकी लंबाई x मीटर है, ठीक है। तो अब देखो क्या कह रहा है, नहीं लंबाई x नहीं मानेंगे, कंडीशन के आधार पर मानेंगे, जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो सबसे पहले मान लो इसकी चौड़ाई कितनी है, x, तो लंबाई कितना होगा, उसकी चौड़ाई से 2 गुनी, तो 2 गुने 2x से कितना अधिक, 1 अधिक, तो 2x + 1, ठीक है। अरे चौड़ाई इसका अगर x मीटर मान लिया तो लंबाई कितना होगा, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक, तो 2x + 1 मीटर के बराबर। और इसका क्षेत्रफल कितना इन्होंने दिया है, तो क्षेत्रफल दिया आपका 300 वर्ग मीटर के बराबर। बहुत प्यारा क्वेश्चन, एकदम हलवा कहेंगे करबा बाबू। आइए करते हैं हल। और हल में हम क्या लिखेंगे भैया, तो हल में लिखेंगे माना
माना आपका प्रार्थना कक्ष की चौड़ाई, माना प्रार्थना कक्ष की चौड़ाई, और ये हमने मान लिया x मीटर, इसलिए प्रार्थना कक्ष की लंबाई, तो प्रार्थना कक्ष की लंबाई जो हमारी आ गई, प्रार्थना कक्ष की लंबाई जो निकल के आ गई वो होगा चौड़ाई से के 2 गुने से 1 मीटर अधिक है, 2x प्लस 1 मीटर के बराबर। अब आप लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है भाई, तो कह रहा है कि इस धर्मार्थ का क्षेत्रफल कितना है, 300 वर्ग मीटर। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, क्या बोला है बाबू, सुनो, समझ में आ रहा है, आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, ये होता है आपका लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ये हो गया, लंबाई कितना है 2x प्लस 1 गुणे चौड़ाई हो x, इसका मान किसके बराबर होगा, 300 वर्ग मीटर के बराबर होगा, तो हिंदी में लिख लीजिए वर्ग मीटर। अब इसे सॉल्व करो, बवाल खत्म, ठीक है। सॉल्व करोगे तो यहाँ पर x का मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x, इधर कितना आ गया 300, 300 को बेटा इधर लेके आइए, ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 300 बराबर कितना हो 0। अगर यह 0 आया तो अब तो स्पष्ट है कि यह कैसा समीकरण बन गया, द्विघात समीकरण। तो दी गई परिस्थितियों के आधार पर हमें क्या प्राप्त हुआ, द्विघात समीकरण। अगर यह द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया तो इसका गुणनखंड निकालिए, और इसका गुणनखंड निकालने के बाद जो मूल ज्ञात होंगे वही मूल एक्चुअल में इसके विमाओं को बताएगा, मतलब लंबाई को बताएगा और चौड़ाई को बताएगा। चलिए नोट करते हैं, यहाँ पे निकालने का प्रयास करते हैं। 300 का गुणा में दो में होगा तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 600। अब 600 का गुणनखंड अगर करें तो यहाँ पे कितना आना चाहिए बाबू, 1 आना चाहिए। बहुत कठिन है, कैसे आएगा देखिए, 2 तिहाई 6, 150, 75, 25, 3 दूना 6 और 3 पचे 15, 50, 25, 5 एकम 5, कितना आ गया 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 5 गुणे 5, इतना आया हमारा। अब देखना 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 का 24, 50 25, 25 में से 24 जाएगा, कितना बचेगा, एक ही तो बचेगा, हो गया कमाल। 2x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 24 x माइनस 300 बराबर 0। सॉल्व करो, 2x स्क्वायर प्लस 25x माइनस 24x माइनस 300 इक्वल टू 0। क्या कॉमन है इसमें से, अगर आप कॉमन देखो तो केवल आपको x दिखाई देगा, तो यहाँ बच गया 2x प्लस 25, इसमें से क्या कॉमन है, तो माइनस 12 कॉमन लीजिए, तो यहाँ बचेगा 2x अब प्लस यहाँ बच जाएगा आपका 25 बराबर 0। ठीक है, 300 अब इन दोनों में क्या कॉमन है, तो 2x प्लस 25, तो 2x प्लस 25 कॉमन है, तो बचेगा क्या x माइनस 12 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे भाई, विमा ज्ञात करनी है ना, तो मैं इसे हटा रहा हूँ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे विमाओं के लिए, किसके लिए, जैसे वहां हम लिखते थे किसके लिए, आपका मूलों के लिए, उसी प्रकार से यहाँ पे लिखेंगे विमाओं के लिए। विमाओं के लिए जो हमारा या तो 2x प्लस 25 0 के बराबर होगा, या तो x माइनस 12 किसके बराबर होगा, 0 के। आप लिखेंगे 2x प्लस 25 इक्वल टू 0 या x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x का मान निकालो, 2x बराबर आ गया माइनस 25, तो x का मान कितना आएगा भाई, तो माइनस 25 बटा 2, और 25 में 2 से भाग दोगे आ जाएगा 12.5, तो माइनस 12.5 मीटर। ठीक है जी, x का मान आ गया, और यहाँ से x का मान कितना आएगा बाबू, तो बाबू x का मान कितना मीटर आई, 12 मीटर। ठीक है जी, अब आप बताएं कि ट्रस्ट को एक आयताकार प्रार्थना कक्ष बनाना है, तो जो x आपने चौड़ाई लिया है वो x का मान यहाँ 2 को आया है, तो कौन वाला मान लिया जाएगा, वो 12 मीटर लिया जाएगा का माइनस 12.5 मीटर, कौन सा लिया जाएगा 12 मीटर, ये क्यों नहीं लिया जाएगा, तो लंबाई माइनस में ना पाएगा,
कौन इंची टेप माइनस में नापता है भाई? लंबाइयां कभी ऋणात्मक नहीं होती। बात समझ में आ रहा है? क्या बाई में क्यों बैठो जब माइनसों में नापी, माइनस में नहीं आता, पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है कि हम इस वाले मान को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो हम कहेंगे x बराबर -12.5 मीटर, चूंकि लंबाई कहना सॉरी चौड़ाई ऋणात्मक नहीं नापी जा सकती या ऋणात्मक नहीं होती इसलिए इसे छोड़ने पर तब x का मान क्या आएगा? अतः प्रार्थना कक्ष की चौड़ाई, यह हमारा कितना मीटर लिया जाएगा? 12 मीटर। तो लंबाई बाबू, लंबाई बराबर हो गया 2 × 12 + 1, 12 × 24, 24 से कितना हुई हो? 25 मीटर। ठीक, तो आयताकार प्रार्थना कक्ष का हमारी जो बीमा निकल के आई, चौड़ाई आ गई 12 मीटर और लंबाई कितना आ गया? 25 मीटर के बराबर। और इसी बीमाओं के आधार पे यह ट्रस्ट क्या करेगा? एक 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का क्या बनाएगा? प्रार्थना कक्ष बनाएगा। तो उम्मीद करता हूँ मजा आ गया होगा आज की क्लास में, समझ में आया होगा आपको, और थोड़ा सा बदला हुआ रूप भी आपने हम लोग का देखा होगा। तो चलिए एंजॉय करिए इसके साथ। और आज के इस लेक्चर में हमने प्रश्नावली 4.2 का जितने भी उदाहरण था, सारे उदाहरणों को हमने क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। बहुत जल्दी आपसे मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। अब बाबू ध्यान अपन जरूर रखिए लो, ठीक रहो बोलो तभी न पढ़ बोलो। तो चले आप आराम से इसे नोट करिए। आप मिलते हैं बहुत जल्द अगले लेक्चर में, तब तक आप सभी का धन्यवाद।